स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कोशिका के बारे में। कोशिका एक जो होती है वो जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ये हमने आपको बता दिया था। और हमने बताया था आपको कि कोशिका जो होता है ये सबसे छोटी इकाई होती है, छोटा अंग नहीं होता है। कोशिका मिलकर उत्तक बनता है, यानी कि टिश्यू बनता है, और उत्तक मिलकर अंग बनता है, और अंग मिलकर अंग तंत्र, तथा अंग तंत्र मिलकर पूरे शरीर का निर्माण होता है। ये हमने पिछली कक्षा में बताया था। और हमने बताया था कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी। कब करी थी? 1665 ईस्वी में करी थी। लेकिन ये जो कोशिका था, कैसा कोशिका था? तो ये जो कोशिका था मरी हुई कोशिका था। और हमने बताया था जिंदा कोशिका खोज किसने की थी? जीवित कोशिका खोज लीवेनहॉक ने किया था, ये भी हमने बताया था। और फिर हमने बताया था सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? तो मैंने बताया था शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? तो माइक्रोप्लाज्म होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो वो बताया था हमने अंडाणु होता है, जो महिला में पाया जाता है। और मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु होती है। मैंने यही बताया था कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो न्यूरॉन होती है, जो दिमाग की कोशिका, ब्रेन की कोशिका होती है, ये भी हमने बताया था। और हमने बताया था कि साइंस के ये जो बायोलॉजी है, इसमें हम पढ़ रहे हैं सेल को, तो सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो इतना सारा हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। अब हम आगे की बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कोशिकांग के बारे में। ओके, कोशिकांग। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कोशिका, और कोशिका में हम पढ़ेंगे कोशिकांग के बारे में। ठीक है, कोशिका यानी कि सेल। इसी सेल का फिजिक्स में मतलब होता है बैटरी, समझ में आया? इसी सेल का मतलब होता है बैटरी। और यहाँ पर सेल का अर्थ है बायोलॉजी में क्या है? तो कोशिका है। ठीक है, तो आपको हमने बताया था कोशिका जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है, अब देखिए संरचना के आधार पर दो तरह का होता है, यूकैरियोटिक और कैरियोटिक। यूकैरियोटिक होता है और प्रोकैरियोटिक होता है। तो ये दो तरह की कोशिकाएं होती है। और यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है जंतु कोशिका, एक होती है पादप कोशिका। पादप मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। ठीक है, पादप मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है ये बहुत छोटी होती है, छोटी होती है, यानी वैसी कोशिका जो आँखों से दिखाई नहीं दे सकती। उसको देखने के लिए क्या? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसकी अपेक्षा बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, और ये जो कोशिका होती है ये ज़्यादा जो है मैच्योर नहीं होती है, यानी कि इसके जो ये कोशिका है इसके अंदर केंद्रक होता है। तो केंद्रक जो होता है ना, ये केंद्रक जो है ये परिपक्व नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक पाया जाता है लेकिन वो परिपक्व नहीं होता है। तो ये जो है छोटे जीवों में जो एक सेल वाले जीव होते हैं, यानी एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे जो हैं प्रोकैरियोटिक हैं। पैरामीशियम हो गया, तो पैरामीशियम में भी क्या होता है? पैरामीशियम में भी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ गए। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती है जो छोटी होती है और ज़्यादा ये मैच्योर नहीं होता, इसमें केंद्रक नहीं होता है। तो अब देखिए ये एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है, यानी यूनिसेलुलर वाले जीव में पाया जाता है, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम या यूग्लिना हुआ। तो ये सारे जीव जो होते हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं। और उनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब इधर आएंगे यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है दो तरह की होती है। एक जंतु यानी एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल होता है और प्लांट सेल होता है। तो एनिमल सेल जो होता है यानी जंतु कोशिका, और प्लांट सेल यानी पादप, पेड़ पौधे की कोशिका। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य भी किस में आता है? जंतु कोशिका में आता है। और हम लोग समझदार जंतु है, यानी समझदार जानवर हैं। सबसे समझदार जानवर कौन है? मनुष्य। तो बायोलॉजी के अनुसार दो तरह की कोशिका आती है। ये हुआ एनिमल सेल
एनिमल सेल और ये हुआ प्लांट सेल, प्लांट सेल। ओके, अब देखेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका ये और ये पादप कोशिका। तो ये समझेंगे कि जंतु कोशिका जो होती है और पादप जो कोशिका होती है, ये जो हम पहले हमने बनाया गोल सा आकार, ठीक है, ये जो हमने गोल सा आकार बनाया है, ये जो कोशिका है, ये देखिए, इसको जो कोशिका की सबसे बाहरी परत है, ये क्या है, सब कोशिका की सबसे बाहरी परत है। कोशिका की सबसे जो बाहरी परत होती है उसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका तो देखिए, कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो ये देखिए, ये एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। तो बाहरी परत को झिल्ली कहते हैं क्योंकि ये कोशिका का होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब समझिएगा कि प्लांट सेल में जो है ना, एक और कोशिका होता है। प्लांट सेल में एक और ऊपर से पतली परत झिल्ली यानी कि बनी होती है और इसको कहते हैं, देखिए, ये जो है अलग से एक और सेल के ऊपर से एक और परत चढ़ी होती है। अब समझिएगा, देखिए, ये है प्लांट सेल, ये है एनिमल सेल और ये है प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में आप क्या देख रहे हैं कि एक और ऊपर से परत चढ़ी हुई है। ये जो ऊपर से परत चढ़ी हुई है ना, इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? ये जो ऊपर से परत चढ़ी हुई है इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। भित्ति यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेल वॉल। ओके, अब समझिएगा कि हमारा जो कोशिका है उसके ऊपर सिंगल परत है। सिंगल परत है, उस सिंगल परत को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कहते हैं। लेकिन प्लांट वाले को क्या कहते हैं? यहाँ पर बाहर वाले को कहते हैं कोशिका भित्ति और अंदर वाला, इसमें भी कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली दोनों में है, यानी कि एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है। लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है? तो प्लांट सेल में, यानी पौधे में, यानी पादप में। समझ में आ गया? तो आपसे सवाल यही पूछता है कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है कि एनिमल सेल में? तो आपको याद हो गया अच्छे से, कोशिका भित्ति किस में पाया जाएगा? प्लांट सेल में पाया जाएगा। अब देखिए, कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। समझ में आ गया ना? अब यहाँ पर देखिए कि ये तो हो गया कोशिका झिल्ली की बात। कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है। अब समझेंगे अलग अलग अंग। सबसे पहले हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें ही पाया जाता है और इसमें पाया जाता है। देखिए, पेड़ पौधे जो होते हैं वो बाहर में रहते हैं, यानी उसको ना तो घर है ना दुकान है, ना तो घर जा सकता ना दुकान जा सकता। और दूसरी बात और समझे, सजीव तो है लेकिन वो घूमने भी नहीं जाता। वो एक जगह खड़ा होकर ऐसे ऐसे हिलते रहता है, ऐसे ऐसे हिलते रहता है। समझ में आया? ऐसे ऐसे हिलते रहेगा। तो एक ही जगह खड़ा होकर अगर हिलता रहेगा तो पेड़ पौधा है। प्लांट है, अगर घूमेगा इधर उधर जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? उसको एनिमल कहेंगे, यानी जानवर कहेंगे। मनुष्य भी जानवर ही माता है। तो देखिए, तो ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत किसको है? जो एक जगह खड़ा है, ऐसे करके खड़ा है। अब पेड़ पौधा है, एक जगह खड़ा है। अब पेड़ पौधा को देखिए, धूप भी लगेगा तो बर्दाश्त करके रहेगा भाई, वो तो कहीं जा नहीं सकता, इसलिए वहीं पर बर्दाश्त करके रहेगा। पर ठंडा भी लगेगा तो वैसे ही रहेगा, कोई उसको ऊपर से चादरों नहीं ओढ़ाता है। समझ में आया? अब गर्मी भी लग रहा है तब भी वही है, ठंडा भी लग रहा है तब भी वही है, बारिश भी होगा तब भी वही है। तो उसको तो सुरक्षा अधिक चाहिए ना। अब देखिए, जंतु में क्या होगा कि बारिश होगा तो घर के अंदर घुस जाएगा। कुतुबो देखते हैं अंदर में घुस जाता है। समझ में आई बातें? कोई बाहर नहीं रहता। ठंडा रहेगा तो आप रजाई में घुस जाते हैं, गर्मी रहेगा तो आप अंदर फैन चला कर रहते हैं, एसी चला कर रहते हैं। तो अपनी बचाव करते हैं। लेकिन ये पेड़ पौधे जो अपनी बचाव नहीं करते, इसका बचाव रेडीमेड है। रेडीमेड कहने का अर्थ यह है कि इसका ऊपरे से बन के आया है, भगवान ने बना के भेजा है, जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। समझ में आ गया? तो आपको पता चल गया कि कोशिका झिल्ली प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। तो आपसे ये सवाल पूछेगा क्या? तो सवाल ये नहीं पूछेगा, आपसे सवाल पूछेगा कि ये जो कोशिका भित्ति है ये किस चीज़ की बनी होती है? ये किस चीज़ की बनी होती है? तो आपको याद रखना, ये कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज
सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका भित्ति जो है किस चीज़ की बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। अब फिर पूछेगा कि कोशिका झिल्ली जो, ये जो झिल्ली है ये किस चीज़ की बनी होती है, तो ये जो है प्रोटीन की बनी होती है। समझ में आ गया? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। तो ये दो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो कि एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछता है। कोशिका भित्ति किस चीज़ का? सेल्यूलोज का। कोशिका झिल्ली किस चीज़ का? तो प्रोटीन का बना होता है। तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा दो झिल्ली होता है, जंतु में भी झिल्ली, कोशिका झिल्ली होता है और पादप में भी कोशिका झिल्ली होता है। लेकिन पादप में एक एक्स्ट्रा ऊपर से झिल्ली होता है, उसको कहते हैं कोशिका भित्ति। इसको अंग्रेजी में सेल वाल कहते हैं। और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तो जितने भी हम कपड़ा है, कपड़ा किस चीज़ का बना होता है? सेल्यूलोज का। कागज़ है किस चीज़ का बना होता है? सेल्यूलोज का। नोट है हमारा किस चीज़ का बना होता है? सेल्यूलोज का। तो जो भी कपड़े हम पहनते हैं किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। यानी पेड़ के छाल से ये सब बनता है। तो एक तो देखिए, एक तो इसको कुछ दिया नहीं गया, कोई कपड़ा पहनाता नहीं है, और ऊपर से इसी से कपड़ा ऊपर ले लेता है मनुष्य। देखिए जानवर कितना होशियार है, इसी से कपड़ा निकालेगा। सेल्यूलोज से कपड़ा बन जाता है, कागज़ बन जाता है, नोट बन जाता है, सब इसी से बना लेता है। एक तो देता नहीं है इसको, ऊपर से ले भी लेता है। समझ में आ गया ना? तो अब आप समझ गए कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं? ऊपरी परत को। सबसे कोशिका के सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। लेकिन पेड़ पौधों में एक एक्स्ट्रा कोशिका होता है, उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर पहले है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटो। पहला हम देख रहे हैं कोशिकांग। क्या देख रहे हैं? कोशिकांग। कोशिकांग कोशिकांग का अर्थ हुआ कोशिका का अंग। ठीक है, कोशिका का अंग। तो कोशिकांग में देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, पहले हम जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। क्या जानेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो आपको ध्यान देना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसको सबसे पहला बात आपको याद रखना है कि इसको जो खोज किया था वो आदमी जो था ना, अल्टर था जो इसको खोज किया ना, माइटोकॉन्ड्रिया को जो पता लगाया कि सेल जो है एक तो सबसे छोटी इकाई, और इसके अंदर जो है एक अंग है इसका, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और जो इसका खोज किया था वो अल्टर आदमी था। तो आप ऐसे ही याद रख लेंगे नाम। कैसे? इसका खोज किया था अल्टमैन। कौन किया था? अल्टमैन किया था। अल्टर आदमी था, तो ये अल्टमैन ने इसका खोज किया था। तो खोजकर्ता कौन हुआ? अल्टमैन हुआ। तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया? अल्टमैन। दूसरा आपको बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना, क्या कि इसमें क्रेब्स साइकिल चलता है। क्या? क्रेब्स साइकिल। देखिए क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र चलता है। इस क्रेब्स चक्र में क्या होता है? क्रेब्स चक्र में क्या होता है? तो क्रेब्स चक्र के दौरान क्या होता है? कोशिकीय शोषण होता है। यानी कि पूछेगा कि कोशिकीय शोषण का काम कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। हम जब सांस लेते हैं तो कहाँ जाता है? यहाँ फेफड़ा में जाता है। यहाँ से क्या होता है? ब्लड जो है पूरे हमारे कोशिका में लेके जाता है। ब्लड पूरे कोशिका में लेके जाता है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? क्रेब्स चक्र चलाता है। इस क्रेब्स चक्र में क्या होता है? इस क्रेब्स चक्र में एटीपी निकलता है। एटीपी कितना? एटीपी तो 38 एटीपी निकलता है। 38 एटीपी बराबर होता है एक अणु ग्लूकोज। एक अणु ग्लूकोज C6H12O6 एक अणु ग्लूकोज होता है। 38 एटीपी बराबर कितना होता है? एक अणु ग्लूकोज होता है। तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि एटीपी का अर्थ होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो क्रेब्स चक्र के दौरान क्या होता है? एटीपी निकलता है, और 38 एटीपी बराबर क्या होता है? एक अणु ग्लूकोज होता है। तो एक अणु ग्लूकोज को बनाने के लिए कितना एटीपी की जरूरत पड़ता है? तो आपको याद रखना है 38 एटीपी की जरूरत पड़ता है। कितना? 38 एटीपी का। 38 एटीपी बराबर एक अणु ग्लूकोज होता है। समझ में आ गया? तो पूछेगा क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया? तो अल्टर आदमी था, अल्टमैन ने किया। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? क्रेब्स चक्र चलता है और यहाँ पर ग्लूकोज बनता है। तो आपको पता है। अब पूछेगा कि कोशिकीय शोषण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? कोशिकीय शोषण होता है। और शोषण होने पर क्या होता है? आपको पता है
कोशिकीय शोषण, यानी कि कोशिका में शोषण कौन करता है? कोशिकीय शोषण का अर्थ क्या हुआ? कोशिका में शोषण। तो कोशिका में शोषण कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और शोषण करने के बाद क्या प्राप्त होता है हमको? तो ऊर्जा प्राप्त होता है। समझ में आया? शोषण हम जब करते हैं, यानी सांस जब हम लेते हैं तो ग्लूकोज से अभिक्रिया करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है, प्लस साथ में क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है। तो ये जो ऊर्जा बनाता है, ये क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। कैसे करता है? तो क्रेब्स चक्र के द्वारा करता है। समझ में आ गया? तो ये दोनों में पाया जाता है। ये जंतु में कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में पाया जाता है। क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है पूछेगा आपसे, तो आप बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है ऊर्जा का निर्माण करना। समझ में आया? ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? क्रेब्स चक्र द्वारा एटीपी 38 एटीपी बराबर 1 अणु ग्लूकोज होता है। और ये कहाँ पर शोषण करता है? तो कोशिका के अंदर में शोषण करता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ का पार्ट है? कोशिका के अंदर का भाग है, इसीलिए कोशिकीय शोषण होता है। समझ में आ गया? अब हम समझेंगे कि इस माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए ऊर्जा का घर कहा जाता है। ऊर्जा का घर, क्योंकि इसका काम है ऊर्जा बनाना। ऊर्जा का घर कहा जाता है या पावर हाउस कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या होगा? पावर हाउस या शक्ति का घर, शक्ति गृह भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा 3-4 सवाल इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो सबसे पहले तो आप समझ गए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। और इसका कार्य क्या है? ऊर्जा का निर्माण करना, यानी इसको ऊर्जा गृह कहा जाता है, ऊर्जा का घर कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, शक्ति गृह भी कहा जाता है। और ये क्या करता है? तो क्रेब्स चक्र चलाता है। कहाँ क्रेब्स चक्र चलाता है? कहाँ? तो कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर चलाता है। क्या होता है? एटीपी बनता है। एटीपी की 38 एटीपी जब होता है, 38 एटीपी बराबर क्या होता है? 1 अणु ग्लूकोज होता है। और ये जो ग्लूकोज है हमें क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। तो जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है ग्लूकोज, तो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया। इसका खोज किसने किया था? अल्टर आदमी किया था, यानी अल्टमैन किया था। तो इतना सारी बात आपको समझ में आ गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो हमने पढ़ाया आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। कुछ क्या नहीं पाया जाता दोनों में? तो कोशिका भित्ति दोनों में नहीं पाया जाता है, यानी एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में क्या नहीं पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। समझ में आ गया? अब देखिए, आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आप देखिएगा यहाँ पर आर का अर्थ होता है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है ना, समझेंगे, राइबोसोम जो होता है अंतःपरद्रव्यी जालिका के खुरदरी वाले पार्ट पे होता है। ठीक है, यानी अंतःपरद्रव्यी जालिका, अंतःपरद्रव्यी जालिका। तो ये जो होता है अंतःपरद्रव्यी जालिका जो होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है चिकनी, एक होता है खुरदरी। एक चिकनी होता है, दूसरा क्या होता है? खुरदरी होता है। तो जो चिकनी वाली सतह है, देखिएगा, एक खुरदरी है और एक चिकनी है। तो चिकनी वाली सतह जब वसा यानी फैट उत्पन्न करता है। क्या? फैट। और ये जो जो दिख रहा है आपको खुरदरी वाली सतह, ये जो है प्रोटीन, ये क्या है? ये राइबोसोम है। ये क्या है? राइबोसोम है। चिकनी वाली सतह पर क्या? वसा है। और ये खुरदरी वाली सतह पर क्या है? राइबोसोम है। तो अंतःपरद्रव्यी जालिका जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक चिकनी होती है, दूसरा खुरदरी होती है। खुरदरी। और खुरदरी वाली जो सतह होती है उस पर क्या होती है? राइबोसोम होती है। क्या होती है? राइबोसोम। और ये राइबोसोम क्या करता है? तो ये राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। इसलिए ना इस राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। क्या? प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन का फैक्ट्री। तो प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। समझ में आ गया ना? एक होती है अंतःपरद्रव्यी जालिका। अंतःपरद्रव्यी जालिका 2 प्रकार का होता है।
चिकनी होती है और खुरदरी होती है। चिकनी वाली सतह पे वसा होती है और खुरदरी वाली सतह पर ये जो दिख रहा है खुरदरी, वो उसको राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का बनाना। ये इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अरे भाई, जहाँ प्रोटीन बनेगा उसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलेंगे कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? आप समझ गए कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का काम था ऊर्जा का बनाना और राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का बनाना। समझ में आ गया? राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का बनाना। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। आगे हमारा लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं पता है? अगला जो है हमारा लाइसोसोम है। इसका कार्य क्या है? इसमें जो है ना एक तरह का द्रव होता है जो छिड़क देता है। अगर कोई भी, देखिए इसका काम क्या है कि कोई भी कोशिका का अंग जो है काम नहीं कर रहा है, कोई कोशिका का अंग काम नहीं कर रहा तो उसको गला देना। गला देना है ना, अपघटन कर देना, उसको गला देना, फिर नया दूसरा निर्माण करेगा बगल वाला कोशिका से। तो ये लाइसोसोम का काम है कि कोई भी कोशिकांग अगर काम नहीं करता है तो उसको गला देता है। मान के चलिए कि यहाँ पर राइबोसोम प्रोटीन नहीं बना रहा, तो ये कहेगा अरे राइबोसोम इधर इधर काहे नहीं प्रोटीन बना रहा तुम, क्या मन बढ़ गया तुम्हारा? बस ये क्या करता है? थोड़ा सा द्रव छिड़क देता है, और द्रव छिड़क देगा तो गल जाएगा, उमड़ जाएगा। समझ में आया? और फिर उसके जगह से है सो दूसरा उत्पन्न होगा, यानी राइबोसोम। तो नया उत्पन्न होगा तो नए तरीका से काम करेगा। समझ में आ रहा है? तो लाइसोसोम क्या कहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा, कहेगा अरे अरे इधर आ माइटोकॉन्ड्रिया तुम काहे नहीं काम कर रहा है? तो बोलेगा कि हमारा मन नहीं है काम करने का, आज देह दर्द कर रहा है, नहीं करेंगे काम। अच्छा नहीं करेगा, उस पर भी छिड़क देगा थोड़ा सा द्रव, और वो भी क्या होगा? गल जाएगा, उसको भी मार देगा। तो ये जो है बड़ा बॉस बनते फिरता है। अगर कोई काम सही से नहीं करेगा तो कहेगा क्या करेगा? उसको उस पर द्रव छिड़क देगा, तो उसका काम है क्या? सबको अपघटन करना, यानी गलाने का काम कौन करता है? ये करता है कौन? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का काम है गलाने का। अब मान के चलिए कि सब जो है सो स्ट्राइक पे चल जाता है, हड़ताल चल जाता है, हम भी नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। बहुत सारा अंग है सो सब कहेगा हम ही नहीं करेंगे। तो ये क्या करेगा? अपने आप को खुद को फाड़ लेगा, खुद को फाड़ लेगा। जब खुद फट जाएगा तो क्या होगा? पूरा का पूरा कोशिका जो है सो बर्बाद हो जाएगा। अब बर्बाद हो जाएगा तो क्या होगा? पूरा का पूरा कोशिका बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए इस लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। अपने आत्महत्या कर लेगा। चलो आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कहेगा। समझ में आया? लाइसोसोम का काम क्या है कि ये अपना क्या करता है? रसायन द्रव छोड़ता है और उसको गला पचा देता है, ताकि जो कोशिका जो सही से कार्य नहीं कर रहा वो फिर से करना शुरू कर दे। अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा गोल्जी उपकरण। क्या है? गोल्जी उपकरण। और ये जो है गोल्जी उपकरण जो है, ये गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण, गोल्जी एपरेटस इसको कहते हैं। इसका काम है परिवहन करना। क्या करना? परिवहन। परिवहन मतलब समझते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी कि ऊर्जा बना रहा कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा तो बना रहा है, लेकिन समझिएगा अब जिस अंग को सबसे ज़्यादा कार्य देंगे ना ऊर्जा का, वहाँ सबसे अधिक ज़रूरत होगा। जैसे कि मान लीजिए एक मजदूर है, वो हथौड़ा पीट रहा है, हथौड़ा पीट रहा है, तो उसको सबसे ऊर्जा ज़्यादा कहाँ चाहिए? हाथ में चाहिए। अब हम बोल रहे हैं तो हमको सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ चाहिए? मुंह में चाहिए। अब कोई धावक है, वो दौड़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ चाहिए? पैर में चाहिए। अब कोई आदमी टेनिस खेल रहा है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ चाहिए? हाथ में चाहिए। समझ में आ रहा है? तो व्यक्ति को जिस अंग में ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी, ये परिवहन, ये गोल्जी उपकरण क्या करेगा? पूरा शरीर का ऊर्जा निकाल के और वहाँ पर देगा जहाँ उसको ज़रूरत है, यानी जहाँ काम में लग रहा है। समझ में आ रही है बात है? तो इसका काम है कि जो अंग रेस्ट में, अब कोशिका तो पूरे शरीर के अंदर है, पूरे शरीर के अंदर कोशिका है, और इस कोशिका में हर जगह क्या है? गोल्जी उपकरण है, हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाएगा, और इसका काम है पूरा शरीर का निकाल के क्या? ऊर्जा।
और वहाँ पर लगाएगा जहाँ पर इसका कार्य हो रहा है। जैसे मुँह से बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये दे देगा पूरा ऊर्जा, पूरा शरीर का। अभी पैर मेरा रेस्ट है, बॉडी मेरा रेस्ट में, तो इस सारा रेस्ट में, तो इस सारे का ऊर्जा खींच कर कहाँ लगना चाह रहा है, उसका काम किसका काम है? गोल्जी उपकरण का। ये परिवहन करता है किसका? तो ऊर्जा का परिवहन करता है। अगर मान के चलिए कि हम बोल रहे हैं अभी हमको यहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है और सब जगह से ऊर्जा बन रहा है, इधर उधर कोई काम ही नहीं है ऊर्जा का, तो झूठ मूठ का पैर हाथ फेंकने लगता, क्योंकि इधर ऊर्जा बन रहा होता, अब मुंह का ऊर्जा नहीं मिलता, जीभ का ऊर्जा नहीं मिलता, तो बोलते 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 क्या होता, धीरे धीरे जीभ ऐसे ऐसे होने लगता और धीरे धीरे बंद हो जाता। तब कहते देखिए आप जानेंगे आज कोशिका के बारे में, और इस तरह से क्या होता है, सारा ऊर्जा खत्म हो जाता है। तो छोटा सा जीव है, तनी सुन कोशिका होगा, छोटा सा जीव है, तो जितना छोटा है उतना कम कोशिका होगा और उतना कम ऊर्जा पैदा होगा। तो समझ जाइए, समझ में आ रही ना बातें? यानी कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा की शरीर में आवश्यकता है, कौन डिसाइड करेगा? तो ये गोल्जी भाई करेगा। कौन करेगा? गोल्जी उपकरण करेगा। समझ में आ रहा है? तो गोल्जी उपकरण का काम क्या है? ऊर्जा को परिवहन करना। अब देखिए सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है, देखिए ये जितना बता रहे दोनों में होता है, ठीक है, दोनों में होता है। सेंट्रोसोम का कार्य है कोशिका का विभाजन करना। क्या करना? कोशिका का विभाजन करना। अब कोशिका का विभाजन कैसे होता है समझिएगा। आप सोच रहे होंगे कि एक ये कोशिका है और ये दो भाग में बट गया, कोशिका विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन तीन तरह से होता है, एक असूत्री विभाजन, एक समसूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो असूत्री विभाजन जो होता है ना, वो एक कोशिकीय जीव में, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इस सब में असूत्री विभाजन होता है, यानी कि एक ही होता है, दो में बट जाता है, ठीक है। तो एक कोशिका है और यही क्या है कि धीरे धीरे इस तरह से टेढ़ा होके, यानी बीच में सिकुड़ जाता है, तो ये और आगे चल के ये दो में बट जाता है अलग अलग। तो ये असूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या है? उसी के जैसा कोशिका निकल जाता है। एक अर्धसूत्री विभाजन है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी आधी बट जाती है। तो इस सेंट्रोसोम का काम है कोशिका का विभाजन करना। विभाजन करने का अर्थ है ये नहीं कि पुराना है नया, नहीं, पुराने कोशिका से ही एक नया कोशिका निकल जाना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। समझ में आया? तो ये जो कोशिका है, कोशिका विभाजन काम किसका है? सेंट्रोसोम का है। तो पूरे शरीर में जो है सो कोशिका का विभाजन होता है। पूरे शरीर की कोशिका में क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है। अब देखिए कि एक ऐसा जगह है जहाँ पर कोशिका का विभाजन नहीं होता, तो वो कौन सा जगह है? अगर पूछ दे आपको कि शरीर के किस भाग में कोशिका का विभाजन नहीं होता, तो आप बोलेंगे क्या? तो ये ब्रेन में। क्या? ब्रेन में। तो ब्रेन में होता है न्यूरॉन सेल, और न्यूरॉन सेल में जो है सो कोशिका का विभाजन नहीं होता। समझ में आया? कहाँ नहीं होता है? तो न्यूरॉन में, न्यूरॉन सेल में, न्यूरॉन कोशिका में, ये न्यूरॉन सेल में जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए कहता है पुलिस कि हेलमेट पहनो भाई। अगर हेलमेट नहीं पहनोगे, अगर कोशिका का एक को कोशिका खराब हुआ ना, तो ये पूरे बॉडी का हेड कंट्रोलर है। समझ में आ रहा है? जैसे कि आपके घर में देखेंगे बिजली का मेन स्विच होगा, तो वहाँ से सारे घर का लाइट जो है सो आप मैनेज करते होंगे, किसको जलाना किसको। अगर उसी को बंद कर दीजिए तो पूरे घर का लाइट चल जाएगा। यानी कि अगर माइंड का चला गया ना, तो आप पूरा का पूरा समाप्त हो जाएंगे। किसी किसी को देखेंगे, अगर किसी को मारे उसको यहाँ फट गया, लेकिन कोशिका में कुछ नहीं हुआ, तब तो फिर ठीक हो जाएगा। ये गुद्दा फटा, इधर से हटा, चमड़ी हटा, ये फटा। लेकिन अगर कोशिका में थोड़ा सा भी टच हो गया या वो किसी कारण से खराब हो गया, तो आपका जो है सो बत्ती बुझ जाएगा। समझ में आ रही है ना बातें? क्योंकि वहाँ पर क्या है? सेंट्रोसोम नहीं है, और सेंट्रोसोम नहीं है तो कोशिका विभाजन नहीं होगा। इसीलिए कहता पुलिस कि हेलमेट पहनो भाई, क्योंकि वहाँ कोशिका विभाजन नहीं होगा। एक बार गया ना तो सीधा ऊपर, बचने वाले नहीं हो, कोशिका विभाजन होवे नहीं करेगा। समझ में आ रही है बातें? अब कहेगा कि कोशिका का सबसे अधिक विभाजन, सबसे ज़्यादा विभाजन कौन करता है? तो लीवर करता है। कौन करता है? लीवर। लीवर जो है यानी यकृत, हिंदी में कहते हैं यकृत। यकृत जो है कोशिका का सबसे ज़्यादा विभाजन शरीर के अंग में करता है। शरीर का कौन सा वह भाग है जिसमें कोशिका का सबसे ज़्यादा विभाजन होता है? तो वो क्या है? लीवर यानी यकृत। अब पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? तो
जाहिर सी बात है, जहाँ सबसे ज़्यादा विभाजन होगा वहाँ सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम पाया जाएगा। समझ में आ रही बातें। सबसे कम सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ न्यूरॉन सेल में पाया जाता है। अब समझिएगा कि न्यूरॉन में जो है कोशिका का विभाजन नहीं होता है। अब जब कोशिका का विभाजन होता ही नहीं है, यानी सेंट्रोसोम होता ही नहीं है, तो आप सुने होंगे कि ब्रेन कैंसर है, ब्रेन कैंसर हो गया। तो ब्रेन कैंसर क्या होता है जानते हैं? कि कोई भी कोशिका का अनियंत्रित विभाजन होने लगेगा ना, कहता है कि कोई भी कोशिका शरीर के किसी भाग में अगर कोशिका का अनियंत्रित विभाजन होने लगा, खूब ज़्यादा विभाजन होने लगेगा, तो वहाँ गांठ बन जाएगा और उसी को कैंसर कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ब्रेन में तो सेंट्रोसोम होता ही नहीं है, तो फिर कोशिका कैसे कैंसर हो जाएगा? जरा सोचने वाली बात है कि कोशिका का अनियंत्रित विभाजन ही कहलाता है कैंसर। बहुत ज़्यादा कोशिका बढ़ना चालू हो गया तो उसको कहते हैं कैंसर। अब ब्रेन के कोशिका यानी न्यूरॉन में सेंट्रोसोम होता नहीं है, तो कोशिका विभाजन होता नहीं, तो वहाँ कैंसर नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्रेन कैंसर होता। कैसे? तो समझिएगा, न्यूरॉन में जो है एक गिलियल सेल होता है। क्या? गिलियन सेल होता है। इस गिलियन सेल में थोड़ा सा सेंट्रोसोम पाया जाता है। ठीक है, न्यूरॉन में न्यूरॉन सेल तो होता ही है, और उसमें 20% ऐसा होता है जो गिलियन सेल होता है। गिलियन सेल में ना सेंट्रोसोम पाया जाता है, जिसमें कोशिका विभाजन होता है। अब कोशिका विभाजन वहाँ होना चालू हुआ तो यानी क्या? तो जैसे ही कोशिका विभाजन हुआ कंसर होना तय है आपको। यानी कि कैंसर होना ये नहीं है कि कोशिका विभाजन से होगा। अनकंट्रोल्ड डिविडेशन ऑफ सेल इन एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज कैंसर। तो जब अनियंत्रित तरीके से क्या होगा, कोशिका का विभाजन शुरू होना चालू हो जाएगा, तो तब कैंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए गिलियन सेल की वजह से क्या होगा, उसमें जो है सेंट्रोसोम पाया जाता है, वहाँ कोशिका विभाजन होगा, और कोशिका विभाजन होगा तो समझ जाइए क्या होगा, कैंसर हो सकता है। तो ब्रेन कैंसर कैसे होता है? तो गिलियन सेल के द्वारा होता है। समझ गया? इतना बात समझ गए। अब देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, और सेंट्रोसोम हो गया। तो यहाँ भी राइबोसोम, लाइसोसोम इसमें पाया जाता है, गोल्जी बॉडी इसमें पाया जाता है, और सेंट्रोसोम इसमें ही पाया जाता है। तो देखिए सारा चीज़, जो चीज़ अभी इसमें पाया जाता है उसमें इसमें पाया जाता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो आपको हम बताएं माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है। चलिए रिवीजन करते हैं। रिवीजन कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? तो ऊर्जा का घर है, ये ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा कैसे बनाता है? क्रेब्स चक्र से बनाता है। क्रेब्स चक्र में क्या होता है? तो एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी बराबर 1 अणु ग्लूकोज होता है, और ये ग्लूकोज क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऊर्जा घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? अल्टर आदमी ने किया था, तो अल्टमैन ने किया था। समझ गए? ये सारा हो गया ऊर्जा का घर या शक्ति का घर, या उसको पावर हाउस कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है आपको राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, वो 2 तरह का होता है, एक चिकनी होती है, एक खुरदरी होती है। खुरदरी वाले सतह पे राइबोसोम होती है, जबकि चिकनी वाली सतह पे क्या होता है? बसा होता है, यानी फैट होता है। और राइबोसोम को क्या कहते हैं? ये राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का उत्पादन करना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। अगला हमने बताया है लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या है? ये आत्महत्या की थैली है, जो काम नहीं करता है उस पर ये द्रव छिड़क देता है, और वो द्रव जो है सो उसको गला देता है, गलाने में मदद करता है। यानी जो कोशिकांग काम नहीं करेगा उस पर ये द्रव छिड़केगा, और वो गल के पच के सर के हट जाएगा। गलाने का काम किसका है? लाइसोसोम का। और जब सब पूरा का पूरा अंग काम करना बंद कर देता है तो अपने आप की आत्महत्या कर लेता है, यानी फट जाता है, बस सब का सब गल जाता है। तब दूसरे कोशिका से फिर वहाँ की कोशिका निर्माण होती है, तो इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। फिर हमने बताया गोल्जी बॉडी, यानी गोल्जी उपकरण। तो गोल्जी उपकरण क्या होता है? ये परिवहन का काम करता है, यानी कि हमारे शरीर ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ पर सबसे अधिक है, वो उसका उपयोग कौन करेगा? तो उसको पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो गोल्जी ऑपरेटर्स करेगा। फिर हमने बताया सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका विभाजन का काम है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ था? लीवर यानी यकृत में, इसीलिए ये अपने आप ठीक हो जाता है, जल्दी से विभाजन होने लगता है। कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम कहाँ नहीं पाया जाता? तो न्यूरॉन में नहीं पाया जाता। उसके बावजूद भी कैंसर क्यों होता है? तो गिलियन सेल के द्वारा होता है। समझ में आएगा ये बातें? आगे के बारे में हम नेक्स्ट जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।